नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि हमारी सरकार में संसद की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। आपको पता है अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन भी हुआ है, तो इसको समझ पाना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है, संसद का गठन कैसे होता है, तो उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, संसद में कैसे चीज़ें चलती हैं, वो आज हम समझेंगे। पार्लियामेंट देखिए, संसद को हम समझेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन इसका कर लेंगे कि हम क्या क्या देखेंगे। इसका गठन देखेंगे, गठन कैसे होता है, इसकी संरचना हम समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसी में हम अवधि समझ लेंगे, अवधि क्या रहेगी, तो ये सब इसमें समझेंगे। उसके बाद कार्य, वो सब हम बाद में समझेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कर लेते हैं। देखिए, आपको पता ही है संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट। 3 अंग मिलकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राज्यसभा आपको पता है इसको बोलते हैं उच्च सदन, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये स्थायी सदन है राज्यसभा। आपके लिए वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें किसी स्टेट पीएससी की या यूपीएससी की, तो आपके लिए प्रीलिम्स के साथ मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए हम विश्लेषण भी चीज़ों का करते रहेंगे। तो आप नोट डाउन करते रहिए चीज़ों को। इसको स्थायी सदन बोलते हैं, इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन हो सकता है। इसका विघटन नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जी, वो संसद के सदस्य तो होते नहीं हैं, एमपी तो होते नहीं हैं, न लोकसभा से न राज्यसभा से, लेकिन फिर भी संसद का हिस्सा, संसद का अभिन्न अंग उनको क्यों माना जाता है? उसके देखिए कुछ रीजन्स है। पहला रीजन ये कि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, करने की शक्ति इनके पास है। अब लोकसभा विघटित हो गई, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मान लीजिए संसद कार्य क्षेत्र में है नहीं, सत्रावसान हो गया है, संसद कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति, तो विधि अब कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, मान लो पेंडिंग है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और ये अध्यादेश उसी तरह से कार्य करेगा जैसे संसद की बनाई गई कोई विधि कार्य करती है। तीसरी बात आपको यही पता है कि संसद चाहे कार्य कर भी रही हो, उसके सेशंस हो भी रहे हों, तो भी तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, जब तक वो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते। तो विधेयक एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट जो हैं अपनी कंसेंट उस पर दे देते हैं। तो अब समझ गए होंगे, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अभिन्न हिस्सा समझा जाता है। तो गठन आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं संरचना। संरचना का मतलब है कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि अभी लोकसभा का गठन भी हुआ है
देखिए, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। और इन 245 में आपको पता है कि राष्ट्रपति 12 को मनोनीत भी करता है। ये 12 कौन लोग होते हैं? जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट उपलब्धि आपने हासिल की है, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं, या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में कहीं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आपने कुछ भी उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है, तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में टोटल 550 होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। इसमें मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन पहले होते थे, अब नहीं होते, अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो ये सारे निर्वाचित होते हैं 543। तो ये आप संरचना यहाँ पर समझ गए कितने सदस्य होते हैं। अब हम योग्यताओं को देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, देखो हर चीज़ को हम दोनों के प्रोस्पेक्ट से समझेंगे, क्योंकि संसद के तो दोनों ही हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में आप डिफरेंस भी साथ साथ करते हुए चलना। मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर आपको एमपी बनना है लोकसभा से या राज्यसभा से। बाकी तो आपको पता ही है, दोनों में कॉमन ही बात होती है कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पागल या दिवालिया ना हो, अर्थात साउंड माइंड होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो तो कॉमन बातें होती हैं। मुख्य बात यही है एज की। आपको पता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 होती है। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। ये योग्यताएं हो गई। अवधि की अगर मैं बात करूं, आपको पता है राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुनी जाती है, लेकिन हर 2 वर्ष बाद, मैंने क्या बोला था, इसका विघटन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो एमपी हैं, 1/3 जो लोग हैं, वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 2 साल हुए, 1/3 चले गए, निर्वाचन हुआ, फिर आ गए, अगले 2 साल में फिर चले, तो ये कभी विघटित होगी नहीं, ये चलती रहेगी। लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। सामान्यतः मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राष्ट्रपति जी इसको कभी विघटित कर सकते हैं। अगर इसने अपना विश्वास संसद में, अगर जो बहुमत दल है उसने अपना विश्वास लोकसभा में खो दिया है, अविश्वास प्रस्ताव जिसको आप बोलते हैं, तो लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये योग्यताएं हो गई, अवधि हो गई। अब ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब कुछ और हम चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। वो क्या देखेंगे हम? संसद में जो गतिविधियाँ होती हैं वो देखेंगे। संसद में गतिविधियाँ, चुनाव हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, चुने गए लोग। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि चलिए यहाँ पर मैं बता दूंगा कि जो लोकसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है, अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस प्रणाली से होता है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या होता है? आपने अभी तक अगर राष्ट्रपति वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से इसको समझाया हुआ है कि ये कैसे होता है, तो वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जनता चुनती है और जो जीता वही सिकंदर। इसलिए लोकसभा के सदस्यों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जिनकी चुनाव प्रक्रिया उसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया, लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वो इससे किया जाता है। फर्स्ट मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट अर्जित करेगा, जो पहले नंबर पे आया, वही एमपी बन जाएगा। कैसे बनता है आपको पता ही है कि हर क्षेत्र को कुछ सेक्शंस में, डिविजन्स में बांट दिया जाता है, जिनको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। जैसे कोई एक जिला है किसी राज्य में, तो उस जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उसको वहाँ पर बांट दिया जाएगा कि इसमें 3 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, 4 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उसी के अकॉर्डिंग। और वहाँ से अलग अलग दलों के नेता वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है वही वहाँ से जीत जाता है। तो बहुत सिंपल है। ये क्या है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें जनता सीधे वोट नहीं देती, जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो यहाँ पर इनको चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लोकसभा को हम जनरली क्या बोलते हैं, इसी वजह से क्या बोलते हैं लोकसभा को, जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल इसको बोल देते हैं हम, जनता का सदन, क्योंकि सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यों का करती है, तो इसको बोलते हैं राज्यों का। मतलब जनता का है लेकिन डायरेक्टली ये राज्यों से संबंधित है और डायरेक्टली जनता से ही संबंधित होता है। अब अगर हम बात करें कुछ गतिविधियां, संसद के सदस्यों का तो चुनाव हो गया, वो संसद में चले गए। अब संसद में जाकर करेंगे क्या, क्या क्या होता है संसद के अंदर, वो अब हम देखेंगे। देखिए आपको पता ही है, संसद में जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में जो कार्रवाई चलेंगी उनके लिए कोई एक हेड व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर नियंत्रण रख सके। तो इसलिए क्या होता है, अध्यक्ष चुना जाता है, उसको हम समझेंगे। इसके अलावा नेता के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। आपने सुना होगा मानसून सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, वो क्या होता है संसद। अभी हम संसद के अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही है उनको देख रहे हैं, सत्र हम देखेंगे। इसके अलावा मत, किसी भी मुद्दे पर बहस हो रही है तो उस पर स्वीकृति अस्वीकृति जो सांसद है वो कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं मत देने के, वो हम समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रस्ताव हम देखेंगे, प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं उनको हम थोड़ा समझ लेंगे। और हम कार्य भी देखेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि कई मामलों में सेम है, कई मामलों में डिफरेंट है, कई मामलों में राज्यसभा को भी कुछ पावर्स हैं, ऐसा नहीं है। जनरली तो ये सर्वविदित बात है कि ज़्यादा पावर्स लोकसभा को ही दी गई हैं, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा के पास पावर है। इसके अलावा विधेयक भी देखेंगे, विधेयक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो इन मुद्दों को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होती है प्रक्रिया। अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को चलाने के लिए अध्यक्ष होता है। लोकसभा स्पीकर जिसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के लिए जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। इनको चुनता कौन है, उस संसद के सदस्य ही चुनते हैं, इनको राष्ट्रपति नहीं चुनते कि लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष को जैसे उसका पहला सेशन होगा, पहली बैठक होगी, जो सदस्य हैं वो उस दल के विपक्ष के सभी लोग चुनते हैं। जनरली सीधी सी बात है कि सत्ताधारी दल का व्यक्ति ही लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि मेजोरिटी तो उसी की है संसद में। तो ऐसा होता है। इनका बेसिक कार्य क्या है, संसद कार्य क्या है इनका बेसिक, कि संसद की जो कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही उचित हो। इसके अलावा संसद में कार्यवाही के दौरान अनुशासन बना रहे, ये सब प्रक्रिया
निर्माण की जो शक्ति है वो सब इनको होती है। तो ये अध्यक्ष की बात हो गई। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से सांसद भी होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य तो उपराष्ट्रपति है, तो वो तो वहाँ से एमपी तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर क्या होता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। उसका निर्वाचन आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति वाली वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है, अब देख सकते हैं। जो लोकसभा के संदर्भ में आपको बताऊं कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जब हम विधेयक को देखेंगे, एक स्पेशल पावर भी है धन विधेयक के संदर्भ में। और इसके अलावा अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे, अगर कोई भी सांसद संसद की अवमानना का दोषी पाया जाता है, अवमानना का दोषी मतलब कि वो संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, कुछ भी गलत टिप्पणी कर रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है, उसको निष्कासित किया जा सकता है। नेता आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड कि ये सदन का नेता है, ये विपक्ष का नेता है, ये विपक्ष का नेता है। सदन का नेता जो सत्ताधारी दल है, पार्टी है, जनरली कौन होते हैं? सदन का नेता का सीधा सा मतलब होता है प्रधानमंत्री से। विपक्ष का नेता का मतलब है कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसमें से वो लोग अपना एक नेता चुनते हैं, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता। एक तीसरा भी होता है, उसको बोलते हैं व्हिप। व्हिप क्या है? वो सत्ताधारी दल के पास भी होता है, विपक्ष के पास भी होता है। इसका बेसिक सा काम है कि असिस्ट करना अपनी पार्टी के लोगों को, जैसे कि सभी लोग अभी संसद में आए हैं कि नहीं आए हैं, अनुशासन बनाए रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, वो सब देख रेख करना, ये उसका काम है। इसको बोलते हैं सचेतक, सचेत रहता है संसद की कार्रवाई के बारे में। सत्र आपको पता ही होगा कि 3 सत्र होते हैं संसद में, 3 सत्र चलते हैं पूरे साल को, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला बोलते हैं बजट सत्र, आपको पता है आज ही संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, तो बजट सत्र ये चलता है फरवरी से मई तक। दूसरा होता है फिर मानसून सत्र, मानसून सत्र ये चलता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, अर्थात जब सर्दी आ जाती है, शीतकालीन सत्र ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक। तो इस तरह से संसद की कार्यवाही चलती है। बजट तो आज ही पेश किया गया है, आपको पता होगा। मत की अगर मैं बात करूं, अच्छा, संसद में जैसे कोई भी एक प्रस्ताव आया कि इस पर एक कानून बनना चाहिए, जैसे कि तलाक से संबंधित ऐसा कानून होना चाहिए, तो क्या होता है प्रोसेस उसका, जो विधेयक बनने की उसकी जो उस प्रस्ताव की जो आगे प्रक्रिया बढ़ती है वो कैसे होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी विचार आया, जिस व्यक्ति ने लाया, वो मंत्री लाया है या कोई भी सदस्य लाया है, तो उस पर क्या होता है, अलग अलग चरणों में उसको देखा जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति उस प्रस्ताव का उद्देश्य बताएगा, वो किसी भी संदर्भ में लाया, रक्षा क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, टैक्स की अगर बात कर रहा है कि टैक्स में ये संशोधन होना चाहिए, जीएसटी में, या फिर इनकम टैक्स से जो भी है, जिस भी क्षेत्र से संबंधित वो प्रोविज़न लाना चाहता है, उसको एक्ट का रूप देना चाहता है, उसका उद्देश्य बताएगा। इसको बोलते हैं प्रथम पाठन, अर्थात पहले प्रथम चरण बोलिए। प्रथम चरण में क्या होगा, वो संसद में क्या करेगा, उद्देश्यों को बताएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में उस पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा उस प्रस्ताव से संबंधित जो संस्तुतियां हैं, समिति गठित की जाएगी। समिति ने जो भी संस्तुतियां दी हैं, जो भी अपनी बात कही है, उसको सभी सदस्यों को पर्ची के रूप में सभी को मतलब बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये ऐसा अधिनियम है, इसमें ये प्रावधान है। डिटेल्ड में सभी के पास वो बातें होती हैं, क्योंकि चर्चा भी तो तभी करेंगे ना जब उनको उसके ग्राउंड्स पता हों सभी एमपीज़ को कि ये प्रस्ताव है क्या। तीसरे चरण में फिर उस पर विस्तृत चर्चा होती है, यहाँ पर उस पर विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा के बाद अब की जो क्या होता है, मत प्रक्रिया होती है। उस पर मत प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। संसद में 3 तरह की मत प्रक्रिया होती है। एक होता है सर्वसम्मति, एक होता है बहुमत, एक होता है एकमत। सर्वसम्मति
तीन तरह से मत कर सकते हैं एमपी किसी भी प्रस्ताव पर। एक होता है ध्वनि मत, एक आपका होता है मत विभाजन उसको बोलते हैं, और एक आपका होता है गुप्त मतदान। आजकल तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए वो भी इन्वॉल्व हो गया। पहले तो क्या होता था कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, विचार विमर्श हुआ किसी मुद्दे पर, तो क्या करते थे, जो उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं उनको एक लॉबी में इकट्ठा कर देते थे कि आप एक साइड में हो जाइए, यस वाले एक साइड में हो जाइए, नो वाले एक साइड में। उनको काउंट किया, उनको काउंट किया। अब जो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर यस वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस सदन से, फिर अगले को फॉरवर्ड हो जाएगा राज्यसभा को। अगर एक और बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग, इसको पहले समझते हैं। ध्वनि मत में क्या है, कुछ नहीं है, किसी सदस्य ने कोई बात कही, लोकसभा अध्यक्ष ने उससे प्रश्न किया तो यस और नो में जवाब दिया जाता है, बस यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है। आपने यस और नो, ये चीज़, ये प्रोविज़न, ये पॉलिसी मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, ये सिंपल है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है। मत विभाजन में क्या होता है, आपके मत को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक स्वचालित उपकरण होता है, उसमें क्या है, आपके मत को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या आप उसके पक्ष में हैं या नहीं है, उसके बाद काउंटिंग होती है। यहाँ पर तो और एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी की व्यवस्था होती है। एक एलईडी डिवाइस होता है, जो यस बोल रहे हैं उनके लिए जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, हरा। जो नो बोल रहे हैं कि नहीं मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ, उनके लिए कलर होता है रेड अर्थात लाल। और जो कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस बारे में मत देने के, ना मैं हाँ कहूँगा ना मैं ना कहूँगा, मैं न्यूट्रल हूँ इस बारे में, अर्थात जो नाइदर यस नोर, उनके लिए क्या कलर होगा, पीला। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होती है, कलर कोडिंग के अनुसार आपके मत की गणना की जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पर कि क्या होता है, जो लोकसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुख्य भूमिका लोकसभा की होती है। लोकसभा अध्यक्ष, वैसे दोनों के यही हैं प्रोविजंस, सेम ही हैं लगभग 99% मामलों में। अगर मान लीजिए पक्ष में और विपक्ष में दोनों में समान वोट हो गए हैं तो क्या होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष वोट डालेगा निर्णायक। तो जो निर्णायक वोट करने का अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को भी ऐसे ही है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो स्पीकर होता है या कहीं राज्यसभा के सभापति होता है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। केवल जब समान मत हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष के, किसी मुद्दे पर डिसीजन नहीं बनता, तो उस बहस को वहाँ पर कम करने के लिए, डिसीजन तक पहुँचने के लिए, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए तब अध्यक्ष या सभापति वोट डालते हैं, इसलिए निर्णायक वोट का अधिकार उनको होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर होता है हमारा जो मत का प्रावधान है संसद में, वो इस तरह से चलता है। अच्छा, अगर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के अगेंस्ट, मतलब उसको हटाने की संकल्प प्रस्ताव चल रहा है लोकसभा में या राज्यसभा मतलब संसद में, उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में उसको अधिकार है कि वो डाल सकता है। इसमें उल्टा है, अपने अगर उसको हटाने की बात है तो डाल सकता है, लेकिन अगर हटाने की प्रक्रिया में दोनों बोल रहे हैं पक्ष, आधे बोल रहे हैं कि हटा दो, आधे बोल रहे हैं नहीं हटाओ, तब वो नहीं डाल सकता निर्णायक वोट। तो हटाने की प्रक्रिया में प्रोविजंस थोड़े बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। प्रस्ताव की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रस्ताव चलते हैं संसद में, आपने सुने होंगे, पूरक प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक चलता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि कोई
काफ़ी सीरियस मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष हों या सभापति हों राज्यसभा के, तो समय देते हैं कि हाँ, इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। तो उस समय वो क्या कहते हैं, एडजर्न कर देते हैं। तो कुछ समय के लिए संसद की प्रक्रिया को रोक देना, एडजर्न कर देना उसको, सेशन को, उसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। एक आपका होता है, आपको पता है, निंदा प्रस्ताव। ये विपक्ष है, विपक्ष जो है सत्तारूढ़ दल को नियंत्रित करने के लिए, उसकी मनमानी कार्यवाही के लिए मंत्रियों के संदर्भ में ऐसा करते हैं। इसके अलावा किसी पॉलिसी को अगर उनको वो अच्छी नहीं लगती है, जनरली विपक्ष तो उसकी बुराई ही करेंगे, तो निंदा प्रस्ताव होता है। इसके अलावा भी आप देखें एक पूरक प्रस्ताव होता है। ये कुछ छोटे प्रस्ताव हैं कि आपने कोई एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अब आप दूसरा प्रस्ताव ऐसा लेके आ रहे हैं जो उसी से कनेक्टेड है, उसमें उसी से जुड़ी बातें हैं, तो दूसरे वाले पर तभी चर्चा की जाएगी जब आप पहले वाले का रेफरेंसेस भी दें, दोनों को एक साथ कनेक्टेड फॉर्म में ही वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, वो पूरक प्रस्ताव होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये भी विपक्ष ही करता है, किसी भी सोशल इशू पर बात करने के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विकास का मुद्दा है, तो किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। और ये सब तो होते ही हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव होता है, उसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जब भी आम चुनाव हो जाते हैं, तो आम चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जो पहला सेशन होगा, पहली बैठक होगी, उसमें राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, और उसमें जो पहले वर्षों में उन्होंने योजनाएं चलाई, आगे फ्यूचर में वो क्या क्या काम करना चाहते हैं, उनके बारे में वहाँ पर राय रखते हैं। इसलिए ये प्रस्ताव संसद में पारित होना बहुत ज़रूरी है। ये पारित जनरली हो ही जाता है। अगर ये पारित नहीं हुआ तो समझा जाता है कि सरकार की हार हो गई है, तो सरकार की हार समझी जाती है इसमें, क्योंकि आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि आपने अच्छी पॉलिसी चलाई लेकिन सभी अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार ने पिछले वर्षों में अच्छा काम नहीं किया है, तो जनरली हो जाता है। नहीं हुआ तो फिर सरकार की हार इसको समझते हैं हम। तो ये प्रस्तावों की बात हो गई। विधेयक की बात कर लेते हैं पहले। विधेयक जनरली 3 तरह के विधेयक होते हैं। एक होते हैं साधारण, एक होते हैं वित्त विधेयक, एक होते हैं धन विधेयक। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक। इन दोनों के प्रोविजंस सेम हैं लगभग। साधारण विधेयक कोई भी विधेयक किसी मंत्री ने, किसी सदस्य ने रखा है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो मान के चलते हैं कि लोकसभा में रखा है, तो लोकसभा में क्या होगा, वो वहाँ से उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद उसको राज्यसभा को फॉरवर्ड किया जाएगा। राज्यसभा के पास इन दोनों के संबंध में शक्ति है कि वो इसको स्वीकार भी कर सकती है, इसको अस्वीकार भी कर सकती है, और इसको इसके पास कुछ संशोधन के बाद भेज भी सकते हैं कि इसमें आप ये संशोधन कीजिए। तो ये बातें इसमें होती हैं। मान लिया राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए चला जाता है, राष्ट्रपति जनरली सहमति दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अगर मान लीजिए इन्होंने तो पारित कर दिया, लोकसभा ने, मान लीजिए राज्यसभा ने पारित नहीं किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो क्या होता है, अगर दोनों सदनों में इस मामले में थोड़ा बहस वाला केस बन जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दोनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं, तब उस पर डिसीजन किया जाता है कि एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। धन विधेयक के संदर्भ में थोड़े से प्रावधान अलग हैं। वो क्या हैं? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही आप लेके आ सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते। तो कहाँ आ सकता है? लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद, अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट की
पूर्व मंजूरी जरूरी है इसमें, ये आर्टिकल 110 में है, वित्त विधेयक 117 में आता है। उसके बाद यहाँ से पारित हुआ। अब यहाँ पर राज्यसभा को अस्वीकार करने की शक्ति है ही नहीं धन विधेयक, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर राज्यसभा इसको स्वीकार नहीं करती है तो 14 दिन के बाद ये समझा जाएगा कि राज्यसभा ने स्वीकार इसको कर लिया है। राज्यसभा में केवल धन विधेयक में केवल सिफारिशें देने की शक्ति है, वो केवल कुछ सिफारिश कर सकते हैं कि इसमें ऐसा कीजिए, और वो भी लोकसभा बाध्य नहीं है कि उन सिफारिशों को माने। तो राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के मामले में लिमिटेड स्कोप रहता है, इसलिए कई बार ये चर्चा का विषय भी रहता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको प्रेसिडेंट नहीं, इसको लोकसभा स्पीकर इसको डिसाइड करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक का अंतर क्या है, दोनों धन से संबंधित बातें हो रही हैं, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो धन विधेयक है ना, इसमें किसी भी कर को आप अधिरोपित कर रहे हैं, जो भारत की संचित निधि है उससे आप अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो जनरली कहाँ आएगा? धन विधेयक में आएगा। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सरकार की जो पैसे का स्टोरेज होता है, उसके लिए जनरली दो स्थिति है, एक होता है संचित निधि और एक होती है हमारी आकस्मिक निधि। तो आप कंसोलिडेटेड फंड अर्थात संचित निधि में से कुछ व्यय कर रहे हैं, कुछ खर्चे आप कर रहे हैं, राजस्व की वसूली कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि भारत के कुछ उच्च अधिकारी जो हैं, सरकार के उच्च कर्मचारी हैं, उनके जो सैलरी हैं, उनके भत्ते हैं, वो सब सैलरी अलाउंस किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, तो उन सब की जो सैलरी वेतन है वो भारत की संचित निधि से ही होते हैं। वित्त विधेयक जो नॉर्मल टैक्सेस हैं, इनको छोड़कर जो चीज़ें आ जाती हैं, संविधान इतना कहता है कि नए कर को लगाने की बात आप कर रहे हैं या किसी पुराने कर में संशोधन आपको करना है, तो वो यहाँ पर आएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमने विधेयक की बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि संसद में जो कार्यवाही होती है ना, कार्यवाही, उसमें जनरली दो चीज़ें चलती हैं। एक होता है प्रश्नकाल, सुना भी होगा आपने, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक होता है शून्यकाल। क्या होता है? शून्यकाल। कोई भी सेशन हुआ तो उस सेशन में जो पहला घंटा होता है उसमें प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से एमपी लोग, किसी भी पॉलिसी के बारे में, जो भी वहाँ पर चर्चा का विषय है उसके संदर्भ में होता है प्रश्नकाल। इसके बाद जो रहता है उसमें आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। कोई विकास का मुद्दा है, किसी भी देश के क्षेत्र में कोई सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, तो उस तरह के मुद्दों पर जब बात करते हैं वो होता है शून्य काल के दौरान, ये यहाँ पर रहता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि संसद में किस तरह से कार्यवाही चलती है। अच्छा, योग्यताओं वाले संबंध में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि ये तो हमको पता है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य कैसे बन सकता है, कि उसकी आयु 35-25 होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में, पागल दिवालिया न हो, वो तो ठीक है। कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो नहीं बन सकता, अर्थात अयोग्यता, डिसेबिलिटीज जिसको मैं बोल सकता हूँ,
वो क्या क्या है, निरअर्हताएं उसको बोल सकते हैं। आपको पता है एंटी डिफेक्शन अगर कोई करता है, दल बदल, संविधान की जो अनुसूची 10 है उसमें इसकी चर्चा है कि आप एंटी डिफेक्शन नहीं कर सकते। बेसिक सा मतलब ये है, आप जिस पार्टी से जीते हैं, आप एक पार्टी से जीत गए, जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, आप नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन इसमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर एक साथ 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते, तो वो ऐसा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है ऐसा हुआ था, उद्धव ठाकरे की जब सरकार गिरी थी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी, तो इसी तरह से बनी थी। लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी को नहीं छोड़ सकता। कोई निर्दलीय भी चुना है, वो चाह रहा है कि वो बीजेपी में, मैं कांग्रेस में, मैं बसपा में, मैं सपा में शामिल हो जाऊँ, नहीं हो सकता, सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। और किसी स्थिति में हो सकती है, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, दोहरी सदस्यता। संसद का कोई भी सदस्य, मान लीजिए वो चुनाव लड़ा, वो लोकसभा से भी जीत गया, राज्यसभा से भी जीत गया, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, उसकी जो पहले वाला स्थान है वो रिक्त हो जाएगा खाली, क्योंकि वो एक ही सदन का सदस्य एक बार में बन सकता है। एक और भी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि हमारे संविधान में प्रोविज़न क्या है कि एक व्यक्ति 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर वो एक से ही जीता है, दोनों से हार गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो दोनों से जीत गया तो क्या होगा, उसको एक सीट को छोड़ना होगा, क्योंकि संसद में वो केवल एक सीट से ही, एक निर्वाचन क्षेत्र से ही सांसद बन सकता है, एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और ऐसा हुआ है इस बार। आपको पता है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी जीते, केरल के वायनाड से भी जीते, तो फिर उन्होंने अभी फैसला किया है कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड से वो अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएंगे। तो एक सीट से ही आप सदस्य रह सकते हैं, लेकिन हाँ 2 सीट से आप लड़ सकते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। तो ये सब हमने बात की संसद में क्या क्या होता है। अब अंत में देख लेते हैं कार्य की बात। विधायी क्षेत्र में संसद के पास क्या शक्ति है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या शक्ति है, न्यायिक क्षेत्र में क्या शक्ति है, निर्वाचन क्षेत्र में क्या संसद कर सकती है, और इसके अलावा कुछ संवैधानिक भी हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। विधायी शक्ति आपको पता ही है कि हमारे देश में कोई भी कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है, सीधी सी बात है। लोकसभा और राज्यसभा से होकर ही कोई भी प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा प्रशासनिक शक्ति क्या है, आपको पता है कि आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसको हटा सकती है, राष्ट्रपति से उसकी गुजारिश कर सकती है। और साथ में यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान देनी चाहिए, वो और भी तरीक़ों से नियंत्रण रख सकती है, जैसे निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसके अलावा अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हुआ हो, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जब संबोधन करते हैं अगर वो नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, उसका हार उसको हम मानते हैं। तो ये वैसे होता नहीं है ऐसा व्यवहार में, धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस तरह से सरकार पर नियंत्रण उसका रहता है। न्यायिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, न्यायिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य करती है। न्यायिक क्षेत्र में जैसे आपको पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इवन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको भी हटाने की जुर्मानी राष्ट्रपति से संसद कर सकती है। राष्ट्रपति के लिए आप महाभियोग प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। निर्वाचन क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही, नियुक्ति से संबंधित अगर प्रावधान है तो वो संसद के पास रहते हैं।
इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानता संविधान में संशोधन भी कर सकती है, संविधान संशोधन भी कर सकती है। तो इस संदर्भ में हमने देखा कि संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस और देख लेते हैं। कुछ मामलों में समानता है, कुछ में असमानता है। देखिए, समानता वाले मुद्दों को देखेंगे जहां दोनों में सेम प्रोविजन से कानून बनाने चाहिए। आपको पता है कि जो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिमिलैरिटीज, चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। समानताएं, असमानताएं, राज्य सभा को विशेष शक्ति। अब लोकसभा को हम क्यों नहीं ले, क्योंकि लोकसभा को तो जनरली सारे मामलों में होती ही है, मोस्टली केसेस में लोकसभा के पास ही ज़्यादातर शक्तियाँ हैं। समानताएं क्या हैं? अगर फाइनेंस बिल है तो उसमें दोनों के पास सेम शक्ति है, वो राज्यसभा में भी जा सकता है, पहले लोकसभा में भी जा सकता है। उसको अस्वीकार राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। साधारण बिल है कोई, ऑर्डिनरी बिल अगर कोई है, उसमें भी सेम दोनों के पास है। संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी दोनों में जा सकता है। तो ये समानताएं हो गई। अब अगर हम असमानता की बात करें तो आपको पता है मनी बिल। मनी बिल जैसे हमने अभी डिस्कस किया ही था कि मनी बिल केवल लोकसभा में आप लेकर आ सकते हैं, राज्यसभा में लेकर नहीं आ सकते। इसके अलावा संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जो राष्ट्रपति वाला, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, राज्यसभा का स्पीकर नहीं कर सकता। तो ये हमारी असमानताएं हो गई। राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी हैं, जनरली एक दो मामलों में हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि उपराष्ट्रपति को जो हटाने की बात है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस राज्यसभा में ही स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी हैं, कुछ डिसिमिलैरिटी भी हैं, और कई मामलों में राज्यसभा को विशेष उपबंध भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक संसद। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्योंकि इसमें अलग अलग पहलुओं की हमने चर्चा की। संसद का गठन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कार्य क्या हैं, संसद में कार्यवाही कैसे चलती है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।